हो गया। संक्षारण पढ़ रहे थे हम, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन संक्षारण क्या होता है? वातावरण में उपस्थित गैस, नमी और किसी अम्ल के कारण किसी धातु की ऊपरी परत का खराब हो जाना, नष्ट हो जाना, क्या कहता है? संक्षारण कहता है, धातु का संक्षारण। जैसे लोहे को जंग लगना, एयर की प्रेजेंस में लोहे को जंग लगता है, साथ में एयर में नमी होती है, ऑक्सीजन होता है, यानी पानी प्लस ऑक्सीजन, आयरन रस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? आयरन रस्टिंग, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगने पर क्या उसका वेट बढ़ता है, घटता है? क्या करता है? अभी बढ़ता है, वेट बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है जब आप उसको साफ करोगे तो। अब आपका आ गया तांबे का। तांबा है भाई, तांबे को भी तो, तांबा भी तो, तांबे के बर्तन है वो भी पतले हो जाते हैं, मतलब उनका भी संक्षारण होता है। किसके कारण? उनके ऊपर एक ग्रीन प्रकार की कोटिंग आती है, हरी परत आ जाती है, देखा है ना? तो कॉपर भी एयर के अंदर क्या करता है? रिएक्शन करता है। और एयर के अंदर किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से और CO2 से, और नमी से, पानी से, और किससे? पानी से। तो लिखो तांबे का संक्षारण, तांबे का संक्षारण यानी कॉपर, तांबे का संक्षारण। तांबा है, तांबा इन्वायरमेंट में किससे रिएक्शन करेगा? CO2 से। किससे भाई? और ऑक्सीजन से और पानी से। कॉपर है वो CO2 से रिएक्ट करेगा, पानी से रिएक्ट करेगा, और किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट, CuCO3, CuCO3, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कॉपर। कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। कार्बोनेट क्या होता है? CO3, कार्बोनेट, CO3, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट प्लस क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और इसी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से जो तांबे के ऊपर हरी परत आती है ना, उसका कारण क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो तांबे पर हरे रंग की परत, तांबे पर हरे रंग की परत। देखना आप तांबे के बर्तन है उसके ऊपर जो ग्रीन लेयर होती है ना, उसको आप साफ मत करना, आप पड़े रहने देना ऐसे ही, उसका संक्षारण हो जाएगा। मतलब उस तांबे के बर्तन में आप पानी डाल के देखना, वो निकलेगा पानी, कहीं से उसमें देख लेना छेद हो जाएगा, देखा आपने? तो संक्षारण हो जाता है, मतलब मेटल का लॉस होता है। लिख लिया? आपसे पूछे तांबे में हरे रंग की परत कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से। लिख लिया? लिख लिया भी? और बैलेंस तुम कर लेना, इसको करो। क्या? अच्छा हाँ, यहाँ दो है, कॉपर उधर ही दो होगा। कॉपर और कार्बोनेट कितना? एक है, इधर कितना? तीन। इधर ऑक्सीजन कितनी है? 2 4 5। उधर कितनी है? 2 5, सही है। हाइड्रोजन कितना इधर? 2। उधर कितना है? 2। हो गया। लिख लिया? थ्योरिकल लिखना होता है तो इसमें क्या लिखोगे कि
तांबा है ना, तांबा हवा में प्रतिक्रिया कर कर हवा में ऑक्सीजन नमी और CO2 से प्रतिक्रिया कर कर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसके कारण तांबे का संक्षारण होता है और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ती है, उसे कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से होती है। वो लिखना है क्या? ये नहीं लिखना? लिखना है क्या? थ्योरिकल लिखना है क्या? लिखाऊं? लिखो। तांबे का संक्षारण, ऐसे लिखो, तांबे का संक्षारण। तांबे का संक्षारण। तांबे पर तांबे पर तांबे पर हरी परत, तांबे पर हरी परत, तांबे पर हरी परत कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से होती है। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से होती है। कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से होती है। ये कॉपर कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर कर बनता है, अभिक्रिया कर कर बनता है। लिख लिया? लिख लिया क्या? ठीक है। आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो, चांदी का काला पड़ना। चांदी का काला पड़ना लिखो। वातावरण में मौजूद सल्फर से सल्फर से सिल्वर अभिक्रिया कर कर सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर अभिक्रिया कर कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो सिल्वर पर काले रंग की परत हो जाती है। ठीक है, सिल्वर काला हो जाता है, चांदी काली पड़ जाती है, जिसके कारण चांदी काली पड़ जाती है। किसके कारण? सिल्वर सल्फाइड के कारण। किसके कारण? सिल्वर सल्फाइड के कारण। सिल्वर सल्फाइड के
कारण। क्या वो सिल्वर, एजी क्या है, सिल्वर का सिंबल है। ये किससे रिएक्ट करेगा, सल्फर से। किससे रिएक्ट करेगा, सल्फर से। किससे, सल्फर से। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर इस रूप में होता है वातावरण में। और क्या बना लेगा, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। और ये क्या होता है, इससे चांदी का रंग काला पड़ जाता है। चांदी काली हो जाती है ना कुछ दिनों बाद, देखना किसके कारण, सिल्वर सल्फाइड के कारण, सल्फर के कारण। चांदी का काला पड़ना सल्फर के कारण। हाँ, वेरी गुड। कई बार भूल जाता हूं, बता दिया करो। बैलेंस नहीं है, कर दो फिर। सही है अब, वेरी गुड। समझ आ रहा है, बोला कर कुछ बैलेंस नहीं है या फिर हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही इसमें से, दिमाग लगाया करो कुछ है। आगे लिखो रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता है क्या है, बस इतना लिख लो, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। रेंसिडिटी, विकृत, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, गंध में विकृत हो जाना, विकृत गंधिता। लिखो खाद्य तेल सामग्रियां, खाद्य तेल सामग्रियां, खाद्य तेल सामग्रियों का उपपचयी यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, उपपचयी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण लिख लो। खाद्य सामग्रियों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, सॉरी खाद्य सामग्री बोल दी थी मैंने, तेलीय खाद्य, हाँ खाद्य तेलीय सामग्री का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होकर, ऑक्सीकरण होकर या उपपचयी होकर उन खाद्य सामग्रियों, उन खाद्य सामग्रियों गंध और स्वाद नष्ट हो जाता है, गंध और स्वाद नष्ट हो जाता है। लिख लिया क्या, अब समझा दूं क्या होता है। बता दूं क्या अब, देखो जितनी भी आपकी चिप्स वगैरह हैं तेल की जो होती है ना आपकी, जो खुले में छोड़ दोगे ना तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, मतलब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या हो जाएंगी, खराब होने का ना। देखना आप मतलब एक, चाहे आप कुछ मतलब स्नैक्स का पैकेट ले आओ आप, चाहे आप चिप्स का पैकेट ले आओ, वो आज खोल लेना, खा लेना, कल सुबह उसको या शाम को खा के देखना आप, ठीक है। उसके अंदर अजीब टेस्ट होगा, उसकी स्मेल अलग होगी, अच्छा नहीं फील होगा। क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। इसको मतलब इसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं, बंद डिब्बे में तेल सामग्रियों को रखते हैं, खाने वाले जो तेल सामग्री होती है ना उन्हें बंद डिब्बे में रखते हैं।
बंद डिब्बे में। बाकी ऐसा कंटेनर जिसमें एयर ना हो बिल्कुल भी, वैक्यूम हो, उसमें डाल दो, या फिर नाइट्रोजन भर दो उसमें। जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी भरी जाती है? वेरी गुड। क्यों भरते हैं नाइट्रोजन? खराब नहीं होगी, उसमें ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो आप वो चिप्स खाते भी तो हो, तो वो नाइट्रोजन क्या आपकी बॉडी को नुकसान नहीं देता? बताओ कोई, क्या वो नाइट्रोजन आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा? अक्षय करेगा क्या? किसके साथ? ऑयल के साथ। क्या रिएक्ट नहीं होता? बॉडी के साथ। हाँ तो इधर अंकित नहीं होगा। अक्षय बॉडी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसी के साथ, नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट नहीं करती ना, तो वो ऑयल में रिएक्ट करेगी ना अपनी बॉडी में चला गया तो कुछ नहीं होगा। हम इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेते तो हैं, वापिस उतने ही निकाल देते हैं, क्योंकि उसका कोई अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं होता, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, खराब, अपने बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करती। समझ आ गई? लिखो आगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। ये तो कंप्लीट हो गया आपका। कोई लिखेगा नहीं साथ के साथ, बाद में लिखना सभी को। ठीक है, समझना है, सिर्फ समझना है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बिल्कुल इजी टॉपिक है, इससे इजी है नहीं कोई टॉपिक, इससे इजी नहीं है। वैसे तो सारे इजी है, कोई टफ लगा? लेकिन ये ठीक है। लिखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या है? कार्बन एक क्या है? तत्व है। एक क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। कार्बन एक क्या है? एलिमेंट है। कार्बन एक क्या है? एलिमेंट है। और एलिमेंट में धातु है या फिर अधातु है या उपधातु है? कार्बन क्या है? अधातु है या धातु है या उपधातु है? अधातु। कार्बन क्या है? एक अधातु है। क्या है? अधातु है। कार्बन एक अधातु है, लिखना नहीं किसी को। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। आप देखना, आपको ऐसा लिखा मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि आवर्त सारणी में छठे स्थान के ऊपर कार्बन बैठा है। कौन बैठा है? कार्बन। और उसका एटॉमिक मास कितना है? इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो मैंने पूछा एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। परमाणु द्रव्यमान पूछूं तो 12। परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 12। और आपको पता है एक एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 सब पार्टिकल होते हैं एक एटम के अंदर। मान लो ये कार्बन है, कार्बन का परमाणु है, इसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे और क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर चक्कर लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बाहर चक्कर लगाएंगे।
बाहर चक्कर लगाएंगे। तो प्रोटॉन कितने होते हैं? देखो भाई, कार्बन का जितना एटॉमिक नंबर है ना, उतने उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। उतने क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन। कार्बन नहीं, कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो सोडियम है, चाहे वो पोटासियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 11। जितना एटॉमिक नंबर उतने उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो प्रोटॉन कितने? 6। जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 6। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन कितने? 6। और न्यूट्रॉन पूछूं तो क्या करोगे? जितना एटॉमिक नंबर है उसमें से एटॉमिक मास में से घटा दो। 12 में 6 गए 6। तो न्यूट्रॉन कितने? 6। न्यूट्रॉन कितने? 6। समझ आई पीछे? आई या नहीं आई? स्पष्ट बताओ, आई क्या? थोड़ी बहुत आई ना? आज एक काम करना, 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद करना आपको, ठीक है? 1 से 20 तक हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर याद करने हैं। घर जाकर आप क्या करोगे, चाहे आपको कोई बुक मिले या फिर आपके पास फोन है, आजकल मोबाइल है, उस पर गूगल पे या फिर आज वो सर्चिंग बहुत इंजन आजकल तो, ठीक है, उस पर डालना 1 to 20 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, दोनों याद कर लेना। बाकी एटॉमिक नंबर जरूर याद करना। 1 से 20 तक तत्वों के एटॉमिक नंबर याद करनी है आपको, जिसको याद नहीं है, ठीक है? जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना उसमें प्रोटॉन होता है, उतना जितना प्रोटॉन होता है उतना उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देना, तो उतने न्यूट्रॉन आ जाएंगे। उतने क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन। और आपको पता है कि प्रोटॉन यहां होंगे, न्यूट्रॉन भी यहां होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? यहां चक्कर लगाएंगे बाहर, परमाणु के नाभिक के बाहर। ये क्या है? नाभिक है। क्या है ये? नाभिक है। और ये क्या है? कक्षा है। क्या है ये? कक्षा है। लिखना है क्या? लिखो फिर। बार बार इसी को लिखते रहोगे क्या? बार बार इसी को लिखते रहोगे? समझ आया? क्या समझ आया? कार्बन बता देगा? पूछूंगा जो बता देगा ना। वेरी गुड। एक, दो, तीन, चार, मुकेश 5, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, किस में कितना एटॉमिक नंबर है, तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे। मैं जहां तक मानता हूं उनको नहीं पता। शायद पता है इधर, ये पता। अक्षय बता देगा फिर। ये नहीं, मैं किसी का भी पूछ सकता हूं, मतलब मेथड तो वही है ना सभी में। हाँ, तो सभी का पता है, तो फिर उनको नहीं पता। उधर नहीं पता, नहीं पता ना, उधर पीछे, आपके पीछे मुकेश को नहीं पता। पता है मुकेश? नहीं पता ना। इधर पता है भाई? बताओ पता है नहीं? ये आगे टॉपिक जब भी चलेगा जब आपको पता चलेगा सब बातें। यदि आगे आप इसको नहीं समझ पाई ना, तो आगे आपका कोई भी ये नहीं होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आप इसमें नहीं बना सकते कुछ भी।
मैं इथीन बोल दूं, मिथीन बोल दूं, प्रोपीन बोल दूं, क्या बनाओगे तुम? पता तो होना चाहिए उसके बारे में। ये लिख लिया तो 5 मिनट जहां से हमने शुरू की केमिस्ट्री, पहला दिन फर्स्ट डे था, वहीं पे चलो, क्योंकि 5 मिनट में आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपकी काम आएगी, वरना आप 5-6 बच्चे तो ऐसे हैं उन्हें नहीं पता चलेगा, आगे नहीं बना पाएंगे वो। कौन सी बुक है ये? लूसेंट, साइंस की है? सिर्फ साइंस की है? ऑल सब्जेक्ट की है? एनसीईआरटी पढ़ो, पढ़ो तो। स्पेशल एक बुक लगाओ साइंस की, इसके अंदर इतना डाटा नहीं होता, कम होता है। स्पेशल लगाओ, चाहे आप एक 9th 10th की आती है एनसीईआरटी की, साइंस की अलग से, फिजिक्स की अलग से, बायो की अलग से, 2-2 बुक्स हैं, 6 बुक्स हैं, पढ़ सको तो आप। और मैं केमिस्ट्री करवाई है ना, मतलब आपकी जो वो वहीं से उठाई है सारी, ठीक है। रेंसिडिटी उसमें लिखा हुआ है, कोरोजन उसमें लिखा हुआ है, ये रिएक्शंस उसमें लिखी हुई है। और आज आपको कुछ क्वेश्चन बोलूंगा, वो क्वेश्चन उसके जो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है ना, उसके पीछे वाले पेज पे ही है, 50 से 60 क्वेश्चन। तो अब देखो, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, सुनो सुनो, सिर्फ लिखना कुछ नहीं आपको भी, कोई भी पदार्थ है, ये क्या है? मैटर है, कोई भी मैटर है, पदार्थ है। अब मैं इसको कटिंग करूं, इसको काटना शुरू कर दूं, इसको काटूं काटूं, एक मेरे को ऐसा टुकड़ा मिलेगा जिसे मैं और नहीं काट सकता, तो वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणु। अब उस परमाणु के अंदर भी सब पार्टिकल्स होते हैं, उस परमाणु के अंदर सब पार्टिकल्स होंगे। जैसे ये एक परमाणु है, क्या है ये? परमाणु है। अब इसके अंदर सामने देखो, बुक छोड़ दो एक बार, अब ये एक परमाणु है, क्या है ये? परमाणु है। एलिमेंट क्या होता है जानते हो? एलिमेंट तत्व होते हैं, सबसे शुद्ध रूप होता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे आयरन एक तत्व है, क्या है? तो उसके अंदर आयरन के परमाणु पाए जाएंगे। ऐसे नहीं कि कॉपर का परमाणु उसके अंदर होगा, नहीं होगा। समझ आई? अब कॉपर का एलिमेंट है तो उसमें सल्फेट थोड़ी ना होगा। हाँ, कॉपर और सल्फेट को मिलाओगे तो वो यौगिक बन जाएगा, वो एलिमेंट नहीं रहेगा, वो तत्व नहीं रहेगा। ये बात मैं करवा चुका हूं आपको पहले। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना क्या कहलाता है? पदार्थ तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व। मान लो ये सोडियम है, ये किसका परमाणु है? सोडियम का। किसका परमाणु है अभी? सोडियम का। और सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। पहली बात तो मैंने कहा था कि सिंबल आपको पक्का याद रखनी है। क्या याद किया आपने? याद किए भी? अक्षय क्या भूल गया? कितने याद है? तो पहले तो इसके सिंबल याद रखो, Na। ये सोडियम का परमाणु है और इस परमाणु के अंदर सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और वो पार्टिकल क्या है? 3 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, और एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। अब इसका बीच का सेंटर पॉइंट है ना, उसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक।
किसी परमाणु का ये क्या है, नाभिक है, सेंटर पॉइंट क्या होगा, नाभिक है, क्या है, नाभिक है। अब इस नाभिक के अंदर क्या होगा ये देखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों है ना, ये कहां मिलेंगे आपको, केंद्र, नाभिक में, केंद्रक नहीं बोलोगे, बायोलॉजी में होता है केंद्रक, नाभिक में, कहां मिलेगा ये, नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगाते हैं, ये एक कक्षा होगी, ये दूसरी कक्षा होगी, ठीक है। तो इन कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, इस कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब सोडियम Na कितने नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतना ही इसमें प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 11। कितने प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। लिखो मत, ऐसे याद करवा दूंगा। और जितने न्यूट्रॉन क्या होगा, इसका देखो, इसका मैं आपको एटॉमिक मास बता देता हूं, इसका एटॉमिक जो मास है ना वो 23 होता है और एटॉमिक नंबर 11 होता है। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, जब आप इस मास में से ये नंबर घटा दो, यानी 23 में से 11 गए, तो इसका न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12। अब जो 11 प्रोटॉन यहां होंगे, न्यूट्रॉन 12 यहां होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर चक्कर लगाएंगे, क्या करेंगे, ये पहली कक्षा है, इसको के बोलते हैं, दूसरी कक्षा इसको एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल। और तीसरी कक्षा को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम। क्या ये समझ आई, आई क्या, के पहली कक्षा है यानी ये वाली, दूसरी को बोलते हैं एल ये वाली, तीसरी को बोलते हैं एम, चौथी वाली को क्या बोलते हैं, एक और आ जाएगी तो एन आ जाएगी। पहली कक्षा में आप ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा भर सकते हो, कम आपकी इच्छा चाहिए एक रखो, ठीक है, 3 नहीं भर सकते, कितने भर सकते हो, 2, 2 से ज्यादा नहीं। और दूसरी में, तीसरी में, चौथी में 32, ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है। अब सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। कितने इलेक्ट्रॉन है, अब मैं भरूं तो पहली सेल में कितना भरूंगा, 2 भरूंगा, कितना भरूंगा, 2। दूसरी सेल में कितने भरूंगा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2, तीसरी में कितने भरूंगा, भाई मैं 18 भर सकता हूं, मेरे पास होने चाहिए, लेकिन मेरे पास है कितने, 2 ये 8 ये 10, और है कितने टोटल 11, तो कितना रह गया, 1 रह गया, तो मैंने 1 भर दिया, मान लो यहां पे भर दिया। अब हर इलेक्ट्रॉन है ना, हर एटम है ना, वो स्थायी होना चाहता है। जैसे अब तुम घूम रहे हो, अब जिसकी शादी होगी वो तो स्टेबल है, स्थायी है, जिसकी शादी नहीं हुई वो अब तक अस्थायी है, वो भी स्टेबल होना चाहता है, मतलब तुम भी तो शादी करना चाहते हो ना, तो स्टेबल होना चाहते हैं ना, तो स्टेबल स्थायी होने के लिए क्या है कि स्थायी का मतलब क्या है, आपको यह याद रखना है कि ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम, किसका नियम है, अष्टक का नियम। सबसे बाहरी सेल है ना, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो क्या है, स्थायी है, क्या है, स्थायी है। और इस ब्रह्मांड में हर कोई परमाणु स्थायी होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, क्या होना चाहता है, स्टेबल, मतलब अपने बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है वो, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो इसके पास बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, भाई 8 होने चाहिए ना। क्या ये 7 लेगा, 7 नहीं ले सकता। यदि ये 7 ले लेना, मान लो ये 7 ले लिया इसने, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहां 18 होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जब बल्कि प्रोटॉन कितने हैं, 11, ये तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो क्या कर सकता है ये, एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल सकता है, क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने में से लूज कर सकता है,
निकाल सकता है। अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। अब इसके बताओ बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब ये स्टेबल है, अब ये स्थायी है। और हर एटम क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। हर एटम है, हर परमाणु क्या होना चाहता है? स्थायी, स्टेबल। क्या ये बात समझ आई? आई क्या? इतना याद रखो कि बाह्यतम कक्षा के अंदर यदि 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसे कितने चाहिए? 8 होने चाहिए, तो 3 ले सकता है वो। यदि किसी की बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? वो 5 ले नहीं सकता, वो 3 दे देगा। समझ आई? समझ आई? 4 हो तो आजा, फिर इधर ही आजा। अभी यही तो बताना चाहता था, 4 वाला तो बताना चाहता हूं ना, तभी तो इतना लंबा ले गया था आपको। अब 4 वाला आ गया, कार्बन के पास होते हैं वो। अब बताओ कार्बन कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 6। तो यहां कितने आ गए और यहां कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आ गए? ओह सॉरी, 8 कर दिया क्या? 4 4 4। हाँ, 1 2 3 4। क्या 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास टोटल? 2 अंदर है, 4 बाहर है। कितने हो गए? 6। अब मेरे को बताओ बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। कितने होने चाहिए? कार्बन भी तो यही चाहता है ना कि मैं शादीशुदा हूं। मतलब भाई, तो ये क्या करेगा? ये स्टेबल होने के लिए, मतलब हर कोई जो आपका हर कोई एटम है ना, वो क्या चाहता है कि मैं इनर्ट गैस की तरह बिहेव करूं। किसकी तरह? इनर्ट गैस की तरह। और इनर्ट गैस आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप के अंदर होती है, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, और आपका जेनोन, और रेडोन, और ऑर्गेनेसन। क्या सिंबल सही है? XE है ये, जेनोन, रेडोन, ऑर्गेनेसन। सही है? ठीक है। अब देखो ये 18वां ग्रुप होता है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो अकेला हीलियम ऐसा है जिसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। फिक्स होने के लिए, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? बस 2। वो स्थायी है, वो किसी के साथ नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं घूमेगा। ठीक है। अब नियोन के पास कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10। तो बनाओ, 2 तो यहां आ गए, 8 यहां आ गए। बताओ कंप्लीट है। ये क्या है? स्टेबल है। तो कार्बन भी तो चाहता है ना कि मैं इनकी तरह बिहेव करूं, इनकी तरह स्टेबल रहूं, पर इसके पास कितने हैं? 4। बाह्यतम कक्षा में कितने हैं? 4। तो आपसे पूछ ले कि कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कार्बन के अंदर वैलेंस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 4। वेरी गुड। कितनी होगी? 4। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन बाहर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितनी संख्या है? 4। और इसकी संयोजकता क्या होती है? मतलब ये जुड़ता, संयोजकता मतलब जुड़ना, कैपेबिलिटी, संयोजकता कितनी होती है? एक बात बताऊं आपको, कार्बन है ना, ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, ये सिर्फ शेयर करेगा। क्या करेगा? शेयर, आपस में शेयर करेगा। जैसे मान लो कि मेरे पास 2 टॉफी है, मेरे पास 2 टॉफी है, मान लो मेरे पास 4 टॉफी है, अक्षय के पास 2 टॉफी है, 1 टॉफी है, अंकित के पास 1 टॉफी है, अपना क्या नाम है, हरप्रीत के पास 1 है, उसके पास 1 है। इन 4 बंदों के पास 1-1 टॉफी है। मेरे पास अकेले पास 4 टॉफी है। एक बार तो मैं इन चारों से शेयर कर लूंगा, मेरे पास कितनी हो जाएगी? 8। एक बार मेरे से 1-1 ले लेंगे, इनके पास कितनी कितनी हो जाएगी? और आपको पता है हीलियम 2 पर है, ये भी फिक्स हो जाएंगे एक बार, और मैं भी, मेरे पास भी 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार शेयरिंग चलती है इलेक्ट्रॉन की। क्या चलती है? शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चलती है।
तो कार्बन के बीच सहसंयोजी आबंध होता है। कैसा होता है? सहसंयोजी, मतलब ये शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। कार्बन क्या होता है? टेट्रावोलेंट होता है, मतलब क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है, मतलब ये संयोजकता चतुष्क संयोजकता होती है। क्या होती है? चतुष्क संयोजकता कार्बन की। किसकी? कार्बन की। क्या ये बात समझ आई? आई क्या? तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी कितनी? 4, संयोजकता कितनी? 4। और कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध बनाता है। कैसा आबंध बनाता है? सहसंयोजी, मतलब शेयर करता है इलेक्ट्रॉन की। क्या करता है? शेयरिंग करता है। अभी मैं इसी पे जाऊंगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा आपको इसका एलोट्रोप्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद वहीं पे चलेंगे कि ये शेयरिंग कैसे करता है। तो लिखो, कार्बन में वैलेंस संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, उनकी संयोजकता 4 होती है, चतुस्संयोजकता होता है। चतुस्संयोजकता क्या? कार्बन में चतुस्संयोजकता होती है, ठीक है, चतुस्संयोजकता। चतुष्क 4 संयोजकता। क्या? हाँ हाँ हाँ, टेट्रावोलेंट बोलते हैं क्या? टेट्रावोलेंट, टेट्रा कोवलेंट बोल दो, चाहे वोलेंट बोल दो। कोवलेंट क्या होता है? सहसंयोजी। टेट्रा चतुष्क। समझ आया? क्या आया? लिख लिया क्या? ठीक है। अब लिखो अपरूप। अपरूप, अपरूप, एलोट्रोप, अपरूप, अपरूप, हाँ एलोट्रोप। अपरूप क्या होता है? एक ही तत्व का अनेक अनेक रूपों में मिलना, रूप, उसके अनेक अनेक रूप होना। अपरूप लिख लिया। अब कार्बन के अपरूप क्या होंगे? कार्बन का अपरूप डायमंड, वेरी गुड। हीरा, हीरा किसका अपरूप होता है? वेरी गुड, ग्रेफाइट। हीरा, डायमंड, डायमंड, हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है, वेरी गुड। किसका अपरूप है? कार्बन का। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन। इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना, हीरे की संरचना, हीरे की संरचना बताना जरा। कैसी होती है?
चतुष्फलकीय त्रियामी। टेट्रावोलेंट 3D, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय फलकीय 3 आयामी। ये संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। इतना जल्दी कैसे है आज? अब चतुष्फलकीय क्या होता है कि चारों इसके ना जो चारों इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक दूसरे से कार्बन से बंधी हुई होती है। जैसे देखो, कार्बन हो गया, ये कार्बन से जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा। कितने कार्बन जुड़ गए? 4। अब इधर आगे ये भी तो जुड़ेगा भाई, और ये भी तो जुड़ेगा, और ये भी जुड़ेगा, और ये भी। किसके साथ? ये देख भाई, ये कार्बन है, मतलब ये कार्बन है, 4 कार्बन आपस में जुड़ गए। इधर देख, 4 कार्बन जुड़ गए, इधर भी तो 4 कार्बन जुड़े। किस साले के साथ? हाँ, पहला कौन सा? ये वाला? हाँ, ये वाला। नहीं 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 जुड़ेगा। देख, 2 यहां पर है, सॉरी 2 नहीं, 1 है इधर, 1 इधर है, 1 इधर है। कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, और 2 इधर जुड़ेंगे। मतलब ऊपर भी तो है, स्टार्टिंग तो होती है ना इसकी, मैंने स्टार्टिंग नहीं लिखी। 8 पूरी जुड़ गई इधर, और इधर भी देख, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, कितनी हो गई? 8। मतलब शेयरिंग कार्बन कार्बन के बीच। और इधर देख, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, कितने हो गए? 8। शेयरिंग कर रहा है ना ये, इधर कैसे शेयर करा देगा? समझ आई? फिर इधर शेयर करवा देगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, ये भी तो 4 में जुड़ेगा, इधर ये भी। हाँ, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय 3 आयामी। चतुष्फलकीय 3 आयामी। तो ये आपस में जुड़े हुए होते हैं 4 कार्बन, टेट्रावोलेंट 3D। इसके अंदर तो 4 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। क्या 8वां इलेक्ट्रॉन, क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है इसमें? कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या यहाँ पे? तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री नहीं होता, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। तो लिखो, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। क्योंकि इसके अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होता। लिख लिया? हीरा प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ है।
हीरा प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि इसकी संरचना ही ऐसी है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। ये क्या है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिसिटी पास उसी में से कर सकती हो जिस एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ आई ये बात? जिस पदार्थ में, जिस मैटर में, जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसी में इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो डायमंड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता। यह कार्बन का एक अपरूप है जिसमें विद्युत धारा नहीं बह सकती। विद्युत का कुचालक है डायमंड, हीरा, और प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। समझाइए बात? हीरे का यूज कहां करते हैं? हीरे का यूज क्या? हीरे का यूज करते हो शीशा काटने के लिए, ग्लास काटने के लिए, कांच काटने के लिए। और क्या करते हो? पहाड़ों को खोदने के लिए। ड्रिल मशीन होती है पहाड़ों को खोदने के लिए, उसके आगे हीरा लगा होता है। तो पहाड़ों को खोदने के लिए, यानी पहाड़ों चट्टानों को खोदने के लिए, चट्टानों को खोदने के लिए, और ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में, डायमंड रिंग्स। डायमंड रिंग्स। डायमंड क्या होता है? डायमंड क्या होता है? डायमंड डायमंड सॉन्ग नहीं है क्या? डायमंड सॉन्ग नहीं है क्या? गुरनाम भुल्लर का है। डायमंड है भाई, सुना होगा। हाँ तो इस क्या कहता है वो उस गाने में? आभूषण बनवाने की बात करता है ना। हाँ तो आभूषण बनाने में यूज होता है हीरा का। डायमंड दी झांझर पा देंगे, वो नहीं है। हाँ तो आभूषण, हीरे का यूज आभूषण बनाने में, पहाड़ों को खोदने में, या फिर ग्लास को काटने में। आगे लिखो, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट शेप कैसी होती है? षटकोणीय परतदार संरचना होती है इसकी। संरचना कैसी होती है? संरचना, वेरी गुड। षटकोणीय, षटकोणीय, षटकोणीय परतदार, परतदार, षटकोणीय परतदार। स्लाइड से होती है इसकी। षटकोणीय परतदार ऐसे। हो गया क्या? 6। सही जा रहा हूं क्या? और यहां बना लो। ऐसी होती है। षटकोणीय परतदार, हेक्सागोनल शेप्ड, षटकोणीय परतदार, षटकोणीय परतदार। एक परत तो ये होगी,
अब दूसरी परत कहां होगी? यहां होगी, मतलब ऐसी परत कहां होगी? यहां होगी भी, ठीक है। ऐसी परत यहां होगी नीचे, मतलब पूरी एक, फिर इसके नीचे होगी, इसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है। तो ये एक परत होगी, परतदार होती है ना, एक परत इसके नीचे, इसके नीचे। अब ये यहां जो फोर्स लगता है ना, ये जो फोर्स है ये वंडर वाल्व फोर्स होता है। कौन सा होता है? वंडर वाल्व बल। दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स होता है, दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स होता है वंडर वाल्व फोर्स। कौन सा बल है ये? वंडर वाल्व, मतलब ग्रेफाइट की दो परतों के बीच वंडर वाल्व बल लगता है। कौन सा बल लगता है? वंडर वाल्व फोर्स, दुनिया का सबसे कमजोर बल। इसके बाद इसके नीचे परत होगी, वहीं पे वंडर वाल्व फोर्स, उसके नीचे वहीं वंडर वाल्व फोर्स। कहां? ये रहा, ये रहा, ये बना के दिखाया था वहां, ठीक है। ये वंडर वाल्व फोर्स देखो, वीक फोर्सेस होल्ड द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम टुगेदर। ये कौन सा फोर्स है? वंडर वाल्व फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स, परतदार होता है। ऊपर एक लेयर होगी हेक्सागोनल, नीचे एक लेयर, नीचे एक लेयर। समझ आई ये बात? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर मेरे को एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन तो ये इधर जुड़ गया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ गए, मतलब एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, मतलब इसके चार इलेक्ट्रॉन बाहर फ्री है। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री? चार। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री इसमें? चार। इसमें है नहीं, मतलब चार होते हैं बाहर, एक तो यहां जुड़ रहा है, एक यहां जुड़ रहा है, एक यहां जुड़ रहा है, तीन तो जुड़ गए, एक रह गया, एक रह गया अभी। अब देखो, ये देखो, तीन जुड़ रहे हैं, यहां भी एक रह रहा है और यहां भी एक रह रहा है ना। इसका मतलब इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन आपस में साझा होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। यदि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। तो लिखो, ग्रेफाइट में विद्युत धारा का सुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट। आपसे पूछता है कि नॉन मेटल इज कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड और बैड बताओ? नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड यानी विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती, किसमें से? अधातु में से। बट एक अधातु ऐसी है ग्रेफाइट जिसके अंदर विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। और उसके बीच कौन सा फोर्स होता है? दोनों स्लेटों के बीच कौन सा फोर्स होता है? वंडर वाल्व फोर्स। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब ये कमजोर परत होती है, वंडर वाल्व फोर्स लग रहा है। तो इसलिए तो आप क्या करते हो, हीरे को तो आप काट भी नहीं सकते, तोड़ भी नहीं सकते, कठोरतम पदार्थ है, क्योंकि टेट्रावोलेंट है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। लेकिन और आप क्या करते हो, ग्रेफाइट को तो शॉर्पनर से भी छील देते हो, चिकनी स्लाइड होती है ये, क्योंकि इनके बीच कौन सा फोर्स लग रहा है? वंडर वाल्व, दुनिया का सबसे कमजोर बल। समझ आई? तो विद्युत
धारा का कुचालक होता है कौन, सॉरी सुचालक होता है कौन, ग्रेफाइट, क्योंकि इसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या ये बात समझ आ गई? आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। इसके दो एलोट्रोप्स और हैं, ग्रेफाइन और आपका एक फुलरीन, बकमिस्टर फुलरीन।